नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जय सिया राम। अपने दर्शकों को बता दूं कि उमेश जी विदेश मामलों के जानकार हैं, बड़ी ही गहराई के साथ, बारीकी के साथ मामलों को समझते हैं और आज हम इसी विषय पर उनसे बात करेंगे कि आखिर अडानी, अडानी, अडानी का रोना क्या है, जिसे कांग्रेस लगातार रो रही है। उमेश जी, अडानी से कांग्रेस का इतना 36 का या 72 का आंकड़ा क्यों है? हर मुद्दे में कांग्रेसी अडानी को क्यों ले आते हैं? अंजू जी, पहले तो अंबानी और अदानी का दोनों का रोना दोनों रोते थे और आजकल अभी सिर्फ अदानी के पीछे पड़े हैं। तो देख लीजिए, इसका एक ही चीज माना जाता है। मुझे हमेशा कांग्रेस अदानी के पीछे क्यों पड़ी है। मुझे तो ये 2008 में जो कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो करार हुआ था, उस करार का बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है कि समझौता किस बेसिस पे हुआ था। और उसके कारण आपने देखा था कि भारत के अंदर स्कैम राज आ गया था। भारत के अंदर अपनी डिफेंस कैपेसिटीज वो इंक्रीज नहीं कर रहे थे। भारत के पास कलपुर्जे नहीं थे, गोला बारूद नहीं था कि 7 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सके। भारत की जो वैश्विक स्टैंडिंग है वो नीचे गिर रही थी। तो एक तरह से मुझे लगता है कि सारा चीज उस अग्रीमेंट के ऊपर है। तो अब जब भी देखते हैं कि 2014 से मैं देखता हूँ कंटिन्यूअसली राहुल गांधी हमेशा अदानी को टारगेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो अदानी को टारगेट? क्या भारत में दूसरे कॉर्पोरेट्स नहीं है क्या? पहले तो अंबानी को भी टारगेट कर रहे थे, अभी वो अंबानी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं। टाटा भी है, महिंद्रा भी है, फिर बाद में कोटक बैंक, कोटक भी है, फिर बाद में आपने देखा होगा टीवीएस ग्रुप भी है, बजाज ग्रुप भी है। राहुल राहुल बजाज उनके जो चेयरमैन है, उन सबको टारगेट क्यों नहीं करते हैं? कभी सोचा क्यों है कि हमेशा अदानी को ही क्यों टारगेट करते हैं? मानता हूं, जहां पे भी हम देखते हैं पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स में हमेशा अदानी का ही नाम आता है। जब देखो कांग्रेस इसको इश्यू बनाती है। पर मेरा ये मानना है कि अदानी पोर्ट्स ही लेता है, फिर बाद में जी। एयरपोर्ट्स भी लेना चालू कर दिया उसने, वो पावर प्लांट भी लेता है, कोल फील्ड भी लेता है। अपने देश में तो छोड़िए, विदेश में लेना चालू कर दिया। क्यों कर रहा है अदानी? भारत में बाकी कंपनियां क्यों नहीं करती है? मैम सीधा बात है ना, दूसरे कंपनीज के अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। एक गौतम अदानी के अलावा भारत में दूसरे जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सेफ हुँ। खेलते हैं। आपने देखा ही होगा कि भारतीय एयरटेल अफ्रीका में जाके ये लेता है, मतलब टेलीकॉम कंपनीज ले रहा है, तब कोई बड़ा बात प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब अदानी ऑस्ट्रेलिया में कोलफील्ड लेता है, उसको प्रॉब्लम होता है। ऑस्ट्रेलिया में वो वहां पे एक पोर्ट लेता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है। इसराइल से हाइफा पोर्ट लेता है, तब प्रॉब्लम होता है। कोलंबो में जब वो कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल डेवलप करने की कोशिश करता है, तब प्रॉब्लम होता है। अब हुँ। अदानी जब वियतनाम में पोर्ट डेवलप करने की समझौता पे करार होता है, उधर प्रॉब्लम होता है। सेपांग पोर्ट जो इंडोनेशिया में है, जो अपने स्ट्रेट ऑफ मलाका के एकदम पास में है, उधर हुँ। डेवलपमेंट करना चाहता है, तब होता है। भारत में कहीं भी अगर कोई पोर्ट होता है, विश्व में होता है, ये रोना चालू कर देते हैं। किसने सर, रोका है? मैं मैं तो यही पूछता हूँ, किसने रोका है बाकी कंपनियों को? बिल्कुल सर, क्योंकि बार-बार ही कहा जाता है कि ये भी अडानी को दे दिया मोदी सरकार ने, वो भी अडानी को दे दिया। लेकिन विदेशों में जो पोर्ट का या एयरपोर्ट का काम अडानी कर रहे हैं सर, उसके लिए भारत की दूसरी जो कंपनियाँ हैं, वो भी तो बिडिंग कर सकती है ना? उनको किसने रोका है? वो भी कर सकती है और ये तो मेरिट के हिसाब से मिलते हैं। कम से कम विदेश में जो काम कर रहा है अडानी ग्रुप, उसमें तो भारत सरकार का कोई सीधे-सीधे दखल है ही नहीं। मैम, मेरे हिसाब से अदानी एक देशभक्त राष्ट्रभक्त कंपनी है। वो हुँ। भारतीय जो गवर्नमेंट है उसके एक्सटेंडेड आर्म से के जैसे काम कर रहा है, मुझे ये लग रहा है। हुँ। बिकॉज अगर आपने देखा है विश्व में, वर्ल्ड में जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर अदानी ने काम करना चालू किया है। दे आर नॉट गोइंग फॉर एनी सेफ सेक्टर्स। इसराइल में चाइना के मुंह से उन्होंने वो हाइफा पोर्ट छीन लिया था। अब हुँ। आप सोचिए, साउथ चाइना सी में जहाँ पे वियतनाम है, उधर वो पोर्ट डेवलप करने वाले हैं। फिलीपाइंस है, उधर भी पोर्ट डेवलप करने वाले हैं। तो मैम एक और एक चीज है, इन दोनों जगह पे साउथ चाइना सी में वहां पे ऑयल रिग्स भी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। ऑयल के वहां पे कुएं भी है, जिसको ओएनजीसी करने वाला है। ठीक है।
अगर आप सेपांग पोर्ट में देखेंगे, इंडोनेशिया जो अंडमान निकोबार के टिप के नीचे है, वहां पे डेवलप कर रहा है। भारत के अंदर कृष्णापति पोर्ट में अदानी है। मैडम एक और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके जी। अंदर जो हाइड्रोकार्बन है, इट इज सेट, उसका जो रिजर्व है, इट इज इक्वल टू द रिजर्व ऑफ द मिडिल ईस्ट। अगर भारत उसको टैप कर लेता है, अगले 70 साल तक हमको हमको हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा होगा कि अभी निकोबार द्वीप के पास भारतीय सरकार एक सेंट्रल कमांड बना रही है, एक सदर्न कमांड बना रही है, जिसके कारण वहां पे डीप सी एक्सप्लोरेशन होता है, वहां पे हम अपनी फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, तो चाइना उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाटरवेज, हमारा जो मराइन मैरीटाइम जो रूट्स है, लॉजिस्टिक्स रूट्स है इंटरनेशनल, वहां पे अदानी काम कर रहा है मैडम। मेरे और हिसाब से इसमें 8 देश के अंदर आप समझ जाइए 15 पोर्ट पे वो काम कर रहा है। जब हुँ, देश के अंदर जब कार्गो हैंडलिंग होता है, उसको बोलते हैं मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। हुँ, भारतीय भारतीय पोस्ट ट्रस्ट है, इट इज एबल टू हैंडल ओनली 1600 मेट्रिक टन्स पर एनम। अदानी इज हैंडलिंग 600 टन्स पर एनम, 600 प्लस टन्स ऑफ एनम। ये सोचिए 2014 में ये कंपनी आई थी, जिसके कारण इसको कॉन्ट्रैक्ट में इसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, परफॉर्मेंस भी दिखाया है। आज भारत के अंदर इंडिया का सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो बना रहा है, विजिंगम में। मैम आपको मालूम है कि ट्रांसशिपमेंट होता है क्या है? जब कोई जी, जहाज बाहर से आता है, हुँ, तो उसके अंदर हमें क्या होता है, बड़े बड़े जहाज जिसके अंदर होता है, उसके अंदर एक जहाज के अंदर एक कंटेनर होता है। कंटेनर का साइज होता है 20 फीट। ठीक है। हुँ, भारत के अंदर ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं है जो 8,000 यूनिट्स ऑफ कंटेनर्स हैंडल कर सके। जबकि विश्व में आजकल मिनिमम साइज 10,000 कंटेनर यूनिट्स हो चुका है। तो मतलब अच्छा, जितने भी भारत के इंपोर्टर्स हैं, हुँ, वो लोग पहले अपना जहाज कोलंबो भेजते हैं। कोलंबो के अंदर उसके अंदर उधर उस अनलोड होता है, फिर वहां से छोटे जहाज से इंडिया में लाया जाता है। मैम इसके कारण कम से कम हम आज तक, मेरे हिसाब से हर साल 1700 से 1800 करोड़ रुपया हम बाहर सिर्फ ये ऑपरेशन के लिए देते हैं। अब बताता हूँ विजिंगम पोर्ट में कितना चार्जेस लगता है। विजिंगम पोर्ट को अगर अभी हम डेवलप कर रहे हैं, 7,600 करोड़ रुपया लगा है। ठीक हुँ, है। जब ये पोर्ट बनना चालू हुआ था 2015 में। अब क्या हुआ, 2019 में बनना था, पर आपको मालूम है वहां पे लेफ्ट की सरकार है, वहां पे कांग्रेस की भी सरकार थी, दोनों ने हुँ, मिलकर इस प्रोजेक्ट को खींचा। अभी 2024 या 25 में ये कंप्लीट होगा, इसका फेज 1। मैम हुँ, बोलते हैं कि इसके कारण जब ये पोर्ट बन जाएगा, भारत को 1,000 करोड़ की रेवेन्यू होने वाली है, ऊपर हुँ, से जो हम बाहर देते थे। सेकेंड, जैसे इसका फेज 2 फेज 3 चालू हो जाएगा, वी विल स्टार्ट अर्निंग डॉलर्स। जो हम बाहर अभी 1,500 1600 करोड़ दे रहे हैं साल का, वी विल स्टार्ट अर्निंग डॉलर्स। मेरे को ये समझ में नहीं आता, राहुल गांधी के अंदर अक्ल नहीं है क्या? जब उसको मैथमेटिक्स से ये सब डायनामिक्स समझ में नहीं आता, मेरे जैसे जो बोलते हैं, जो आम आदमी को ये मालूम है, उसको क्यों नहीं बताता ये सब चीज? और सेकेंड, आपको ये जान के हैरानी होगी, जी, अ, अदानी ने कोल प्लांट्स लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आप हुँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे इंडिया में किसी को भी कोल चाहिए, तो अदानी अपने ही कोल प्लांट से कोल निकाल के आपके आपके पावर प्लांट तक लाके उसको दे देगा। नहीं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी को बैठाना पड़ता, कोल प्लांट से उसको पोर्ट पे लाने के लिए, पोर्ट से वापस उसको शिप में डालने के लिए, फिर भारत में कहाँ पे वहां पे भारत में कौन से पोर्ट पे आता, फिर वहां पे उसको वापस अनलोडिंग कराना पड़ता, फिर उसको वहां पे उसको टर्मिनल, अगर समझिए बारिश होती है तो उसको स्टोर करने के लिए कहीं पे गोडाउन में रखना पड़ता, फिर उसके अंदर आता है। अदानी कोई झमेला नहीं करता, अदानी के पास सब कुछ है, जो अदानी पोर्ट्स करता है वो सारा काम वो कर लेता है। तो उसके कारण ये जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम पड़ते हैं। मैम जनरली बताया जाता है कि अदानी पोर्ट के अंदर कोई जहाज आता है, हुँ, उसको पूरा प्रोसीजर करने में 16 घंटे लगते हैं। जबकि सेम बड़ा अगर कंटेनर इंडियन पोर्ट्स में आ जाता है, तो उसको करने में कम से कम 60 घंटे लगते हैं। इतना डिफरेंस है।
हम्म। भारत के अदानी ने डेमोन्स्ट्रेट किया मैम। जो 2014 में उसका जो प्रॉफिट मार्जिन कुछ 1500 करोड़ था, अभी 6000 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे ले रहा है, और ही दे आर, इसको बताता है दे आर एबल टू सर्विस द इंटरेस्ट ऑल्सो ऑफ द पर सर, लोन्स which have been सर given by various banks. सर जो जो बातें आपने समझाई, मतलब मेरे दर्शकों के लिए मैं साधारण भाषा में ये कह सकती हूँ कि अडानी देश हित में जो काम कर रहे हैं और जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है, उसमें उनका बड़ा योगदान रहने वाला है और योगदान दे रहे हैं। और जो जो जैसे आपने बताया कि वो वियतनाम में भी एक पोर्ट का बना रहे हैं, दूसरा वो आपने बताया कि बहुत सारे उन्होंने ऑर्डर्स चाइना से भी छीन लिए हैं। तो शायद इसीलिए राहुल गांधी एंड कंपनी के पेट में दर्द हो रही, क्योंकि वो जो एमओयू था 2008 का, उसके हिसाब से इस वक्त काम नहीं हो रहा है। 2014 तक तो होता रहा जब तक उनकी सरकार थी, लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, तब से उनके एजेंडे के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और अडानी उनकी आंख में खटक रहा है। इसीलिए सारा का सारा रायता फैलाया जाता है। देखिए 2014 से पहले जो हमारा इंडियन ओशन है और पैसिफिक को एशिया पैसिफिक बोला जाता था, क्योंकि कोई भी उसको इंडो पैसिफिक बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता था, चीन ऑब्जेक्ट करता था। जब से मोदी सरकार आई है, ये क्लासिफिकेशन ही चेंज हो गया। आपने अभी सुना होगा इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। तो ये चीज है कि सबसे बड़ा धक्का उनको वहां पे चालू हुआ। बाद में लोगों को लग गया इंडिया asserted its position, its domination in the Indian Ocean region। जो भारतीय उप महाद्वीप है, और भारतीय उप महाद्वीप के पास जितने भी वाटरवेज है, भारत अपनी पोजीशन एसेट करने लग गया। भारत अपनी शक्ति दिखाने लग गया। भारत ने कितने सारे नेवल फ्रिगेट्स लिए, कितने सबमरीन्स लिए, पेट्रोलिंग चालू कर दी। आपने देखा ही है कि इंडियन ओशन में पिछले दिन, कुछ दिनों पहले 6000 किलो के मैथ पकड़ा गया। मैम वो वैल्यूड है 36,000 करोड़, 36,000 करोड़। और काइंड ये ऑफ मैथ, ड्रग, काइंड ऑफ ड्रग आप कह रहे हैं जो ये पकड़ा ये गया। प्राइवेट, ये बोलते हैं इसको सिंथेटिक ड्रग। इसको लैब अच्छा। में प्रिपेयर किया था म्यांमार में। और ये अगर ड्रग यूएस चले जाता, इट शुड हैव बीन वर्थ 72,000 करोड़। और आपको मालूम है यूएस में किसके पास जाता है? ये जाता है जगमीत सिंह और ये पन्नू के कार्टेल के पास, जिसके कारण खालिस्तानी प्रोटेस्ट फंड होते हैं। तो मैम ये सब इको चेम्बर है, ये सब कोई कोई भारत जब से भारत ने ये काम चालू कर दिया है कि इट हैज डोमिनेटेड इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। बहुत सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जो फंडिंग होती थी, वो सब खत्म हो चुकी है। सेकेंड, इस चीज में देखिए एक और एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। आज इस पर फरवरी में कम से कम मुंद्रा पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया था। तो सब जगह लोगों को मालूम पड़ रहा है कि जहां जहां अ, अ, जहां अदानी पोर्ट ले रहा है, वहां पे इंडिया की नेवल शक्ति भी बढ़ रही है। इंडिया वहां पे अपने इंडियन नेवी है वहां पे डॉक करके सर्टेन सर्वेलेंस कर रही है, जिसके कारण वी आर एबल टू कंट्रोल नार्कोटिक्स, वी आर एबल टू कंट्रोल वेपन्स, वी आर एबल टू कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सब काम नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है इनको। सर जैसे आपने कहा ना भी ड्रग्स के बारे में, जगमीत का नाम लिया, वो जो पॉलिटिशियन है कनाडा का, जो ट्रूडो को सपोर्ट करता था, आजकल सपोर्ट वापस ले ली है। फिर पन्नू का नाम लिया आपने, तो पन्नू वाला एंगल सर ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि अभी भारत ने पन्नू के खातों का, अकाउंट का हिसाब किताब मांगा था, नंबर मांगा था अमेरिका से, लेकिन वो भी अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पन्नू को आखिर अमेरिका इतना बचाता क्यों है, और एक अकेले पन्नू के लिए वो भारत के खिलाफ इतनी सारी बातें भी बोल देता है एफबीआई। देखिए पन्नू इज अ सीआईए एजेंट, और ये एक तरह से अमेरिका ने एक खालिस्तान इश्यू को खड़ा करके रखा है, ताकि भारत को ब्लीड कर सके। भारत को वो जिस तरह के जैसे ये इश्यू बार बार लेके आता है, जिस आपने देखा है कि हमारी एम्बेसीज को डिफेस किया गया वैंकूवर में, या कनाडा में, बहुत जगह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, आपने यूके में भी देखा है। तो ये सब चीज जानबूझ के करता है कि ताकि भारत के ऊपर अटैक्स कर सके, उसको फोर्स कर सके कि वो यूएस इंटरेस्ट को माने। देखिए यूएस और बहुत सारी कंट्रीज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, जिसमें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उनको बेनिफिट मिले, हमें नहीं मिले। भारतीय सरकार ये नहीं कर रही है। तो ये एक तरह से टैक्टिक्स होते हैं कि भारत सरकार को फोर्स किया जाए। आपने ये भी देख लिया होगा कि अमेरिका, जिसने हमें GE F404 इंजन
तेजस के लिए प्रॉमिस किया था वो नहीं दे रहा है, 2 साल हो गए मैम। और अब जाके वो चालू करेगा मार्च 2025 से, जिसके कारण हमारी जो वायुसेना है उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स होता है। तो और ये सब टेररिस्ट को फंडिंग इनको मिलती है नारकोटिक सेलिंग से, वेपन सेलिंग से, एंटी नेशनल एक्टिविटीज से। इनको एक सीड कैपिटल पूरा सीआईए प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से तो पन्नू इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ सीआईए और सीआईए नहीं देगा। और दूसरा सर, जैसे आप बता रहे हैं ना कि जितने पोर्ट भारत में अडानी ग्रुप ने खोले वहां पर हजारों करोड़ के ड्रग्स मिल रहे हैं। आपको याद होगा डीएमके का एक नेता भी फंसा था जो ओवरसीज उनका हेड होता था। उसके भी 3,000 या 4,000 करोड़ के आसपास ड्रग्स बरामद किए गए थे जो अमेरिका की तरफ ही जाने वाले थे। अभी एक कांग्रेस का नेता भी इस मामले में सामने आया था, उसका नाम भी कि वो भी ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जितना भी मतलब हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियों में खासतौर पर कांग्रेस या डीएमके के नेता हैं वो भी इसी धंधे में लगे हुए हैं और उनके पर भी कतरे जा रहे हैं अडानी की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से, इसलिए भी पेट में दर्द ज्यादा है। देखिए जो भी अब भारत का कोस्टल लाइन है 7,800 किलोमीटर का, उसके हम्म। अंदर आप देखिए गुजरात में इनके पोर्ट्स है, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरला में, तमिलनाडु में, फिर बाद में आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो जहाँ पे इनके पोर्ट्स होते हैं तो वहां पे सर्वेलेंस तो बढ़ी जाएगा ना मैम। और सेकंड ये दीज आर द प्राइवेट एंटिटीज, इनको तो कंप्लाई करना पड़ता है नॉर्म्स से। इनको पूरा एक्सेस देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ती है। तो जिस कारण मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जो सर्वेलेंस हो रहा है, इसके कारण जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है सारे स्टेट्स में, भले ही तमिलनाडु की बात नहीं है, सब से इवन केरला में भी आपने देखा होगा कि गोल्ड स्मगलिंग पकड़ी गई है, हम्म। नारकोटिक्स वहां पे भी पकड़े जाते हैं। तो ये तरह से सबसे ऑपोजिशन पार्टीज को यही प्रॉब्लम है कि उनकी फंडिंग खत्म हो चुकी है। पहले बाहर से पैसा आना वो बंद हो चुका है क्योंकि एनजीओ के ऊपर उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने 2 से 2.5 लाख एनजीओ को फंड्स रिसीव करने, उनको सीधा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही खत्म कर दिया है। सेकेंड, इलीगल एक्टिविटीज के कारण उनको पैसे नहीं आ रहे, तो हम्म। फिर वो करेंगे क्या? लास्ट में तो ब्लेम करना ही है ना उनको। तो कौन, उनको एक चाहिए, अदानी है, अदानी जी आते हैं गुजरात से और मोदी जी भी गुजरात से, तो चलो इनको बना के लोगों के गुमराह किया जाता है। मैम इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से राहुल गांधी, जिन्होंने दो दो सज्जन जो एमपी थे, जिन्होंने मोदी जी और अदानी जी के मास्क पहन के जो नाटक हम्म। किया था, एक तरह से बहुत ही भद्दा मजाक है। मेरे हिसाब से तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी तब कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 70,000 करोड़ का घपला किया था। टॉयलेट पेपर मैम 4,000 रुपए में लिए गए थे, आपको याद होगा सर मैम। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये सब हुआ था। यस, उसके शीला बाद दीक्षित तो आपको याद, शीला दीक्षित सरकार थी दिल्ली में सर। यस इनकी सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। उसके बाद आपको याद होगा सोडियम स्कैम हुआ था, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, 60 लाख करोड़ का उसमें गया था। उसके बाद कोयला घोटाला 2 लाख करोड़, कि सबको किसको बताना पड़ता है, इनकी इनकी सरकारी स्कैम राज थी। मेरे हिसाब से बीजेपी अगर ये सब बातें बहुत दिनों बाद उन्होंने चालू किया कि वो उन्होंने बताया कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच में प्रॉब्लम है, मतलब सांठगांठ है, सॉरी। तो इनको तो ये भी करना चाहिए था कि लॉर्ड जी जिनपिंग राहुल गांधी के लॉर्ड है, लॉर्ड इनके भगवान है। इनको तो ये बोलना चाहिए क्योंकि वहां पे जो भी जब भी ये देखिए आदमी जाके चाइनीज एम्बेसडर को मिलता है, बार बार क्यों मिलता है आप सोचिए। बीच में तो ये अमरनाथ की यात्रा के बहाने भी उधर मिल के आया था, थाईलैंड में जाके कैलाश मिल के आता कैलाश है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी मिलने गया था। क्यों मिलने जाता है? इसको क्या जरूरत पड़ी है? उस समय तो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है। इन व्हाट कैपेसिटी ही वेंट एंड मेट द चाइनीज एम्बेसडर। और जब भी यहाँ पे जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम चालू क्रिएट कर दिया जाए। आपने देखा है जॉर्ज सोरोस ने बोला ही है कि $1 मिलियन आई एम कमिटिंग टू डिसलॉज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, जी। 2019 में। फिर बाद में आपने देखा था शाहीन बाग हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुए, हिंडनबर्ग हुआ, कंटिन्यूस अटैक होता जा रहा है। और पर सर, लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाई जा रही है अगेंस्ट अदानी। अदानी तो काम कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट में। किसने रोका है टाटा को आने से? किसने रोका है महिंद्रा को आने से? किसने रोका है टीवीएस ग्रुप को आने से? आओ ना, आप लेना नहीं चाहते हो।
एक अदानी जो आदमी है, जो नेशनल पर इंटरेस्ट में काम कर रहा है, उसको बार-बार आप टारगेट कर रहे हो, मोदी जी को टारगेट कर रहे हो, क्यों? सर, 2008 का जो एमओयू था कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में, हालांकि इसके बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ कि उसमें क्या है। कांग्रेस एकदम टाइट लिप्ड रहती है इस मामले में। आपको क्या लगता है उसमें क्या कुछ समझौते किए गए होंगे? वरना क्या जरूरत थी? दौरा तो वहां पर उस वक्त के प्रधानमंत्री का था, राहुल भी साथ में चले गए, और वो साइन किस कैपेसिटी में कर रहे थे उस एमओयू में, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों आज तक नहीं पता चल पाया कि उस एमओयू में था क्या? मैम, मेरे हिसाब से तो उस एमओयू में ऐसी बातें लिखी गई होगी कि भारत को अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करना देना चाहिए, भारत को अपने सी पोर्ट्स को, सी लेन्स को डेवलप नहीं करना देना चाहिए। जो भी चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ता है और इंडिया के जो भारत के जो बॉर्डर्स के बीच में जो इंकर्शन कर रहा है, आपने उस समय भी ध्यान देखा होगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट होते नहीं थे, क्योंकि चाइना आके चुपचाप ले लेता था इन जो लैंड। हम्म। अब मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चालू किया है, तब गलवान हुआ था। और उसके बाद जब गलवान होने के बाद जब वो उन्होंने मुंह की खाई है, भारत ने और भी ज्यादा चालू कर दिया। तो दर्द राहुल गांधी को उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार देश के हित में काम कर रही है। 2019 में इन्होंने एक स्लोगन चलाया था, चौकीदार चोर है, राफाल हम्म। जेट्स के लेके। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय सरकार को क्लीन चिट दे दी। तो इसके कारण भारत अपने डिफेंस एक्विजिशन नहीं कर पा रहा है। इसके कारण एक तरह से ग्लोबल मीडिया ने चालू कर दिया है, हिंडनबर्ग और ये सब जो ग्लोबल मीडिया है, भारतीय सरकार के अगेंस्ट चालू हो गए। सब हम्म। लोगों को भारतीय सरकार को वीकन करना है। अभी आपको मालूम पड़ा होगा वो ओसीसीआरपी का रिपोर्ट, ये है हम्म। क्या? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, इनका ही कमाल है, इनके रिपोर्टर्स है, जानबूझ के रिपोर्ट भेजते रहते हैं। और ये इस आदमी को देखिए, वो बोलता है यूएस की फेडरल कोर्ट ने इंडाइट कर दिया है, तो गौतम हम्म। अदानी को आप अरेस्ट करो। हम्म। भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, या यूएस का वो कोर्ट? इज ही आउट ऑफ हिज माइंड? और मुझे तो सर समझ में नहीं आता इस आदमी का। और सर वहां पर आप देखिए, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने कहा ये सिर्फ आरोप है, अभी कोई सजा नहीं हो गई, अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने तो सीधे सीधे उस आरोप, उस मामले को लेकर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पर अब आपको सर क्या लगता है, पहली बार सोरोस के मुद्दे पर, सोरोस का गांधी परिवार के साथ क्या रिश्ता है, कैसे राहुल गांधी सोरोस के इशारे पर नाच रहे हैं, इस मुद्दे को पहली बार बीजेपी ने संसद में उठाया है। बड़े फ्रंट फुट पर बीजेपी इस मामले में खेल रही है, यानी कि पुख्ता सबूत सरकार के पास इस वक्त है कि किस तरीके की सांठगांठ गांधी परिवार और सोरोस के बीच में है। मैम, मेरे हिसाब से तो उनको बोफोर्स केस का भी लेके आ जाना चाहिए, उनको अगस्ता वेस्टलैंड केस भी लेके आना चाहिए। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के जो एंडरसन है उसको भगाया था, अर्जुन सिंह ने, उसको भी लेके आना चाहिए। ये खुद जो पासपोर्ट एक्सेस कैश लेके फंसा था और उसको बाद में वाजपेयी सरकार ने बचाया था, उसको भी उल्लेख करना चाहिए। ये भारतीय सरकार क्यों नहीं करती, बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती? उनके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के ने तो इतने स्कैम्स किए हैं, आपको मालूम होगा, कैपिटल बिल इंपोर्ट स्कैम, इतनी सारी मशीनरी इन्होंने इन्होंने बताया कि हमने इतनी मंगाई है कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया, चाइना के अंदर सारे अपने 2 नंबर के पैसे भेज दिए थे। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट स्कैम देख लीजिए, दैट इज वर्थ अराउंड $66 बिलियन, और $1 बिलियन 8,500 होता है। आप लगा लीजिए कितना होता है, 8,500 इंटू 70, कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ का इनका घोटाला है। ऐसे तो बहुत सारे घोटाले हैं मैम, अगर मैं लिखने जाऊं तो उपन्यास हो जाएगा, द ग्रेट स्कैम राज ऑफ यूपीए, इतना बड़ा बात है। पर सर आप देखिए कि लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका वाड्रा जो मेडन भाषण दे रही थी, वो भी कहती हैं कि दिल मतलब देश में जो कोल्ड स्टोरेज है वो सारे के सारे अडानी ग्रुप को दे दिए मोदी सरकार ने। मतलब वो भी अपने भाषण में अडानी को यहां वहां से ले ही आई। देखिए, सबसे पहले तो मैडम जी को याद दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस के दामाद जी को जो ₹1 में लैंड आवंटित किए थे हरियाणा सरकार में, और जिस हिसाब से उनको फायदा पहुंचाया था, सबसे पहले तो उनको वो चीज देना। हिमाचल में उन्होंने एक वायलेटेड जोन में घर बनाया था, तो सबसे पहले तो उनको रिमाइंड करना चाहिए कि आपने कितने वायलेशंस किए हैं। आप एंटाइटलमेंट होके लोगों की बात कर रहे हैं। आई थिंक शी इज नॉट अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वो एक तरह से एक माउथपीस ही है, जिनको बोला जाता है कि आप जाके बोल दीजिए। शी इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर।
और मुझे तो लगता नहीं है कि वो अपने होशो-हवास में भी है। तो उनकी बात मैं ना करूँ तो ही बढ़िया है। लेडी है इसके लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन सर, अब आपको लगता है कि कम से कम जिस तरह से बीजेपी ने घेरेबंदी की है गांधी परिवार की, उससे जो इतने दिनों से डीप स्टेट के साथ मोदी सरकार के खिलाफ देश को डिस्टेबलाइज करने की जो साजिशें हो रही हैं, उन पर से पर्दा उठने की कुछ उम्मीद आपको लगती है? देखिए, मेरे हिसाब से बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। कितने हुँ, स्कैम्स हैं उनके पास? कोयला स्कैम है, 2G स्कैम है, थोरियम स्कैम है, पीडब्ल्यूजी स्कैम है। क्या कर रहा है? सब लोग भूल चुके हैं। 2014 से पहले ये मॉन्यूमेंटल स्कैम्स होते थे। आप हुँ, सिर्फ उस सोरोस की बात लेके बैठ गए। आपने हुँ, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस को परस्यू क्यों नहीं किया? आपने बोफोर्स स्कैम को परस्यू नहीं किया? आपको रोज़ मैं हमेशा बोलता हूँ बीजेपी का आईटी सेल को रोज़ एक क्वेश्चन ना डालो कि आज ये प्रॉब्लम है, आपका क्या विचार है? अभी ठीक है बीजेपी के मंत्री अभी कर रहे हैं, पर बहुत देरी हो गई मैम। बीजेपी का आईटी सेल को जागना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए। उनको रोज़ क्वेश्चन्स पूछने चाहिए। जो काम आप और मैं कर रहे हैं, उसके अलावा उनको करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है करने के लिए और ये बहुत कम किया जा रहा है। लेकिन सर कम से कम लोग ये तो जान पाएँगे ना कि अडानी देश हित में कितना काम कर रहे हैं और उनके काम से तकलीफ क्यों है राहुल गांधी एंड कंपनी को, क्योंकि चाइना परेशान है, इसलिए अडानी के मुद्दे को उछाला जा रहा है और ये जो नौटंकी राहुल गांधी संसद भवन में करते हैं, जबकि हर कोई जानता है कि सेशन के दौरान 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो कार्रवाई संसद में होती है। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरह की नौटंकी करेगा, कभी थैला लेकर आ जाएगा, कभी मास्क पहन लेगा, कभी टी-शर्ट पहन लेगा, कभी शूट कर रहा होगा कि 2 अडानी और मोदी के मास्क पहने हुए सांसद क्या कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है सर कि खुद ब खुद कांग्रेस और राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं और बीजेपी भी यही चाहती है कि जनता खुद अपनी आंखों से देखे। कई बार होता है ना कि बोलने से उतना फायदा नहीं होता जितना दिखाने से होता है। तो लगता है कि इनकी ये हरकतें दिखा-दिखा कर भी कम से कम जनता तो समझ रही है कि आखिर अडानी को लेकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं राहुल गांधी। और सर आपने जो विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय सिया राम।